हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और वो जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ओवर मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए चार्ज Q इज केप्ट इन द इनर कैविटी एंड ए चार्ज 2Q इज गिवन टू द इनर शेल। ए चार्ज 3Q इज गिवन टू द आउटर मोस्ट शेल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द चार्जेस एट द सरफेसेस A, B एंड C। तो डायग्राम आप देख रहे हो, फिर भी एक बार और बना लेते हैं हम। हमारे पास दो शेल्स हैं, एक है आउटर मोस्ट शेल और एक है इनर शेल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इनको नाम दिए गए हैं। इसके आउटर सरफेस पर 2Q चार्ज है और इस शेल के आउटर सरफेस पर 3Q चार्ज है, B, C और A। यहां पर आपने कितना चार्ज रखा है? Q चार्ज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपने बताना है भी A, B और C पर कितना चार्ज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ओवर द इंडक्शन फिनोमिना। इंडक्शन में आपने पढ़ा था भी, अगर आप कोई चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हो किसी कंडक्टर के पास, तो नियरर फेस पर अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होती है और फर्दर फेस पर सेम पोलैरिटी इंड्यूस होती है। तो जब आप Q चार्ज लेकर आए तो A पर बाय इंडक्शन कितना चार्ज इंड्यूस होगा? -Q। और आउटर सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा? +Q। अब आउटर सरफेस पर पहले से कितना चार्ज था? 2Q। तो B फेस की अगर हम बात करें सरफेस की, तो B पर 2Q चार्ज पहले से था और बाय इंडक्शन कितना प्रोड्यूस हुआ? Q। तो टोटल चार्ज बिकम्स 3Q। और A पर कितना चार्ज आ चुका है आपका? -Q। अब यहां टोटल चार्ज कितना हो चुका है? 3Q। अगेन अब बाय इंडक्शन क्या होगा? यहां पर -3Q चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर +3Q। तो C पर पहले से कितना चार्ज था? 3Q। आफ्टर इंडक्शन कितना आ गया? 3Q। तो टोटल चार्ज बिकम्स 6Q। तो आपने देखा A पर चार्ज आया -Q, B पर 3Q और C पर 6Q। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two charges Q1 and Q2 separated by a small distance satisfy the relation Q1 plus Q2 equal to 0. What does it tells us about the charges? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Q1 plus Q2 equal to 0। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? Q1 is equal to -Q2। तो यहां से क्या पता लग रहा है? ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है। अगर ये 4 कूलम है तो ये भी 4 कूलम है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी क्या है? अलग अलग। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। तो आप क्या कह सकते हो इन चार्जेस के बारे में? दीज चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट पोलैरिटी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन पोलैरिटी दोनों की क्या है? अपोजिट। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है? नेगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charges Q1 and Q2 are such that Q1 Q2 is less than 0. What is the nature of force between the two charges? Q1 Q2 less than 0 आपको गिवन है। लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव। मतलब आप दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन से आंसर नेगेटिव आने का मतलब क्या है? भी एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी क्या है? उसमें नेगेटिव है। तो अगर आपका Q1 चार्ज पॉजिटिव है तो Q2 चार्ज क्या है? नेगेटिव। मतलब ये दोनों जो चार्जेस हैं दे आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। मतलब ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। और आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू चार्जेस? अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इज द मास ऑफ अ बॉडी इज अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो क्या उसके मास पे भी फर्क पड़ता है?
देखिए अगर हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मैं इग्नोर ना करूं तो बॉडी के मास पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे? देखिए कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुई होगी? वो बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है मतलब उसमें से कुछ मास कम हो चुका है, तो बॉडी का जो मास है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। अब उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो उसने कुछ मास भी गेन किया होगा, लेकिन ये जो गेन और लॉस है मास का ये बहुत कम है, ना के बराबर। तो हम लोग जर्नली इसको इग्नोर करते हैं और हम ये कहते हैं भी चार्जिंग से किसी बॉडी के मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के मास और इस पार्ट को कंसीडर करेंगे तो मास पर भी इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के आफ्टर चार्जिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए। आप इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना। अब न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। देखिए स्टूडेंट्स, एक बॉडी से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो बॉडी चार्ज होती रहेगी। आपको बताना है भी 1 कूलम चार्ज कब बॉडी एक्वायर कर लेगी या आप कब उसमें से 1 कूलम चार्ज को बाहर निकाल लेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से कितना चार्ज आएगा? 1 सेकेंड में। तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इन 1 सेकेंड। कितने हैं? दैट इज 10⁻⁹। अब 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो कितना चार्ज आ जाएगा बॉडी के ऊपर? चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। बताइए, क्वांटाइजेशन याद है आपको? Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो Q N कितना है? 10⁻⁹ और E की वैल्यू आपको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो 1 सेकेंड में बॉडी से इतना चार्ज बाहर निकल चुका है, या हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में बॉडी ने इतना चार्ज एक्वायर कर लिया है। नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब आपने बताना है कि 1 कूलम चार्ज बॉडी कब एक्वायर करेगी या 1 कूलम चार्ज बॉडी से कब बाहर निकलेगा। तो आपने देखा भी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम। कितने टाइम में एक्वायर किया बॉडी ने? 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में एक्वायर करेगी? 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। आप इसको ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतने टाइम के बाद जो बॉडी है वो 1 कूलम चार्ज एक्वायर कर लेगी या बॉडी से इतना नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं भी एक कप ऑफ वाटर में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है। सपोज कीजिए 250 ग्राम। कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है? 250 ग्राम। अब आपने पॉजिटिव चार्ज निकालना है। देखिए पॉजिटिव चार्ज किस फॉर्म में प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स की फॉर्म में। और नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। और जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो एटम और मॉलिक्यूल है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस वाटर में, उस कप के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे मोल कंसेप्ट का। और मोल कंसेप्ट हमें क्या कहता है, देखिए, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, 250 ग्राम। मुझे बताइए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, देखिए केमिकल फॉर्मूला है H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 18। यह है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब मोल कंसेप्ट क्या कहता है भी, जितना मॉलिक्यूलर मास है, अगर उतनी ही क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस आप ग्राम में ले लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो इन 18 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर, कितने होंगे बताइए, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 18। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में, और हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 18 इंटू 250 को सॉल्व करके आ जाएगा 8.36 इंटू 10⁻24। अब इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन ए कप ऑफ वाटर विच कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता लग गए। अब हम ये देखते हैं कि कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने होंगे बताइए। देखिए हाइड्रोजन एटम के पास 1 प्रोटॉन होता है। कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो 2 प्रोटॉन्स इसके हो गए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 + 8 दैट इज 10। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन्स हैं स्टूडेंट, 10। हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मच। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कप ऑफ वाटर, तो कितने प्रोटॉन्स होंगे, 8.36 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये आ गया आपका 8.36 इंटू 10⁻25। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता लग गए। अब एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, E, तो इतने प्रोटॉन्स के ऊपर कितना होगा, इसको E से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर टोटल पॉजिटिव चार्ज इन कप ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, N इंटू E। N क्या है, 8.36 इंटू 10⁻25 मल्टीप्लाइड बाय E दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। अब जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज -1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ए कॉपर एटम कंसिस्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 29 इलेक्ट्रॉन्स। द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। Let us now take 2 pieces of copper each weighing 10 gram and transfer 1 electron from one piece to another for every 1000 atom in that piece. What will be the charges on the 2 pieces after the transfer of electrons? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, भी हमारे पास 2 कॉपर स्फेयर्स हैं। कितने कितने ग्राम के हैं वो, 10 ग्राम ईच। अब इस एक स्फेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं डी पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे,
कहता पर 1000 एटम्स, इसके हर 1000 एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर इसमें 10,000 एटम्स हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 लाख एटम्स हुए तो यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले तो यही फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि इस 10 ग्राम कॉपर स्फीयर में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं कॉपर के। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से किसका यूज करेंगे, मॉल कंसेप्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें एटॉमिक मास गिवन है 63.5 ग्राम मॉल इनवर्स। तो चलिए मॉल कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर हैव कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 63.5। हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.45 इंटू 10⁻22। तो हमारे पास जो एक कॉपर स्फीयर है 10 ग्राम का, इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है पर 1000 एटम, तो इतने एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, देयरफॉर number of electrons transferred from one sphere to another, n is equal to, कैसे निकालें बताइए, 9.45 इंटू 10⁻22 को 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 एटम के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ट्रांसफर होंगे, 1/1000। और 9.45 इंटू 10⁻22 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आंसर आ जाएगा, दैट इज 9.45 इंटू 10⁻90। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए, देयरफॉर चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन स्फीयर कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE। n is 9.45 into 10⁻19 और E is 1.6 into 10⁻⁻19, तो 15.12 कूलम। तो इतना चार्ज A के ऊपर प्रोड्यूस होगा, दैट इज 15.12, और इसके ऊपर -15.12 कूलम चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और वो गेन कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, ये वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Next question is, a metal sphere has a charge of -6.5 microcoulomb. When 5 into 10⁻13 electrons are removed from the sphere, what would be the net charge on it? देखिए इनिशियली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, -6.5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मीनिंग समझते हो आप, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। तो इनिशियली इतना चार्ज है बॉडी के ऊपर। अब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिए, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज प्रोड्यूस्ड। तो मान लेते हैं वो चार्ज प्रोड्यूस है Q, और वो कितना होगा, N इंटू ए। पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 5 इंटू 10⁻13, और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये (6 कूलम, दैट इज 8 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, पहले कितना चार्ज था बेटा, -6.5 माइक्रो कूलम, और अब कितना आ गया, 8 माइक्रो कूलम। सो आंसर बिकम्स +1.5 माइक्रो कूलम। तो अब बॉडी के ऊपर इतना चार्ज। क्लियर है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies A and B carry charges -3 microcoulomb and -0.5
for 4 microcoulomb, how many electrons should be transferred from A to B so that they acquire equal charges? देखिए A बॉडी के ऊपर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम और B बॉडी के ऊपर चार्ज है -0.44 माइक्रोकूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स A से B की तरफ ट्रांसफर होंगे, दोनों का चार्ज क्या हो जाए, सेम हो जाए। चलो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी A टू B। तो ट्रांसफर होने के बाद दोनों का चार्ज क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। लेट n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी A टू B। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, पहले बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज था, फिर उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, फिर कुछ चार्ज आ गया। तो टोटल चार्ज आपने कैसे निकाला, दोनों को ऐड करके। अब A बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रही है, तो इसके ऊपर जो नया चार्ज आएगा ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव आएगा, और ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ड्यू टू द गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है दोनों बॉडीज का, QA और QB दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। अब QA कितना होगा, यहां लिख देते हैं हम आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, QA इज इक्वल टू QB। तो QA कितना होगा, -3 × 10⁻⁻6 माइक्रो था, प्लस NE, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, N, तो यहां NE आपने ऐड कर दिया। इसके ऊपर पहले कितना चार्ज था, -0.44 माइक्रोकूलम। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें आप वो चार्ज ऐड कर देंगे, दैट इज -NE। अब ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो NE प्लस NE -0.44 × 10⁻⁻6 प्लस, ये माइनस में था तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये NE प्लस NE दैट इज 2NE, इसको सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 2.56 × 10⁻⁻6 इंटू N इंटू E कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से आप N की वैल्यू निकाल सकते हो, और वो N की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 × 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब बॉडी A से B की तरफ ट्रांसफर होंगे, तब दोनों बॉडीज का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो अच्छे से समझे होंगे, और आप इस तरह के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की और ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।